देखिए यहाँ पर क्या है, ये अगला चैप्टर है, अगली एक्सरसाइज है। इसमें फंक्शंस दिया हुआ है। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन द रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी सेट ऑफ बी टू बी ए फंक्शन। इफ इसमें कंडीशन क्या है, इफ एवरी एलिमेंट सेट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी एक ही इमेज किस तरह से होनी चाहिए वो इसमें दिखाया गया है। देखिए फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़े से फंक्शन की डेफिनेशन ही है, सिंपल वे से डेफिनेशन अगर किया है कि दो सेट ए और बी कैसे हैं, नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है, उनमें एलिमेंट है, ठीक है ना। जब दो सेट आपस में एम्प्टी नहीं है तो उनका रिलेशन किस प्रकार से होता है। देखिए इस प्रकार से रिलेशन होता है कि ए के जो भी सेट है, ए का जो भी सेट बनेगा वो बी पर जाके इमेज दे, ठीक है। और इमेज किस तरह से दे, या तो दे सेट ए वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी, यानी ए सेट बी में केवल एक ही इमेज जाके देगा, यानी वन नंबर उसमें इमेज देना चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये इस तरह से फंक्शन डिफाइन होता है। दूसरा है, जैसे देखिए मैंने लिया है कि ये सेट ए है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 है, और ये जाके बी पर, ए सेट है, ये बी है और किसी एफ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर ये कांस्टेंट मैपिंग भी दिखाता है ना, तो यहाँ पर जैसे कि ए बी सी, तो इसकी इमेज, इसकी भी इमेज, इसकी भी इमेज, इसकी भी इमेज, यानी कि ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट कहाँ पर हो रहा है, फंक्शन ए 1 का भी इमेज है, 1 की एक इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है, 4 की भी इमेज है, ठीक है ना। यहाँ पर सारी इमेज इसी को बिलोंग कर रही है, तब ये कैसा होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। फंक्शन में समझ में आ गया। फंक्शन अब किस टाइप के होते हैं, देखिए बहुत सारे फंक्शन हैं। वन फंक्शन है, ऑन टू है, इन टू है, ठीक है, मैनी वन, कांस्टेंट मैपिंग, ये सारे फंक्शन किस तरह से हैं, फंक्शन कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर की बात मैंने की है। ऑर्डर्ड पेयर में दो नंबर हैं जो बिलोंग करते हैं एफ को, फंक्शन के रिलेशन को, और ए और सी भी फंक्शन के रिलेशन को करता है। तो ए और सी का क्या होगा, एक रिलेशन बन के आएगा जो कि इक्वल होगा। इस तरह से ये फंक्शन डिफाइन हुआ है, ठीक है। अगर सिंपल वे से अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ तक भी डेफिनेशन लिखी जा सकती है। ये इतना पार्ट है, ये स्पेसिफिक कंडीशन पर है, ये दूसरी वाली कंडीशन है, ये स्पेसिफिक है, ठीक है। सेकंड कंडीशन और ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये कंडीशन होनी चाहिए, तो ये स्पेसिफिक कंडीशन रहेगी, ठीक है। अब देखिए इसी के बिहाफ पर फंक्शन किस तरह से बना है वो देखते हैं। फंक्शन का देखिए पहला ही क्वेश्चन लेता हूं। अब हाँ थोड़ा सा और बताता हूं इसमें कि जैसे मॉड फंक्शन है। मॉड फंक्शन क्या है, ये तो लिख ही लिया होगा। देखिए मॉड फंक्शन देखिएगा, जैसे कोई फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स टेंड्स टू एक्स, ठीक है, मॉड एक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी, एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये फंक्शन जो y इक्वल टू क्या रहेगा, x रहेगा, यहाँ पर माइनस का x रहेगा, ये कंडीशन रहेगी, तो दोनों पर ये अप्लाइड होगा, ठीक है। इस पर x की वैल्यू या ऐसे समझ लीजिएगा, वेयर x इज ग्रेटर देन 0 तो 1 रहेगा, और अगर लेस देन है तो ये कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। ये वाला कंडीशन हम लेते हैं, ये मॉड फंक्शन है। अब मॉड फंक्शन में हम डिफाइन करते हैं, तो देखिए y इक्वल टू एक्स है, वेयर x इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर मॉड फंक्शन को मैंने अगर इस पे 2D में अगर मैं डिनोट करता हूँ तो x की वैल्यू 0 यानी कि ओरिजिन से चलेगा और इस तरह से जाएगा ये, और इधर इस तरह से जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू बड़ी है तो इधर को चलेगी, और x की वैल्यू छोटी है तो इधर के फंक्शन पर चलेगी, ठीक है। ये इस तरह से मॉड फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। मॉड फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड फंक्शन इसी तरह से है। अब आते सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन जैसे कहीं एक एफ एक्स इक्वल टू, ये सिग्नम है, सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन के एक्स है। ऐसे फंक्शन जिनमें एक मॉड में हो दूसरा वैल्यू वैसे ही हो तो ये सिग्नम फंक्शन होंगे, ठीक है। सिग्नम फंक्शन का
रिलेशन क्या है, सिग्नम फंक्शन कहाँ पर ये लाई करते हैं। तो देखिए सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, ये डिफरेंशिएबल नहीं होते। अभी थोड़ा तुम लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पाओ, 12th में आओगे तब दोबारा समझाऊंगा कि सिग्नम फंक्शन क्या होते थे। कि एक फंक्शन इस पर ये कंटिन्यूस तो हो सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस भी नहीं होंगे और डिफरेंशिएबल भी नहीं होंगे, ठीक है। ये सिग्नम फंक्शन की कंडीशन ये होती है कि नहीं तो ये कंटिन्यूस होते हैं, ना ही ये डिफरेंशिएबल होते हैं। अब कंटिन्यूस की कंटिन्यूटी वाला चैप्टर है, 12th में है, इसलिए इसको अभी टॉपिक को यहीं पे करता हूँ, ठीक है। मॉड फंक्शन आपके में हो सकता है कि मॉड फंक्शन का कोई क्वेश्चन हो, तो मॉड फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये भी 12th का ही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में f(x) इक्वल टू इस तरह से लिखा जाता है, ये लिखने का तरीका इसका ये है, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये ब्रैकेट है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है और ये इसके बिल्कुल नियरेस्ट लगा हुआ होगा, तब ये x इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। वेयर x इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर, तब क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की कंडीशन क्या है, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर ऐसे लिखा हुआ है, मैंने कोई इसको फंक्शन पर लिया है तो ये x है या c ले दिया, c की वैल्यू तो c पर ही लागू कर जाती है, यानी c अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में है तो उसका c होगा, और c प्लस h कोई फंक्शन है, ठीक है, और लिमिट h टेंड्स टू 0 दिखा रहा है, तब ये c ही रहेगा, और c प्लस c माइनस h की वैल्यू शो करेगा, कुछ वैल्यू कम करेगा तो ये c माइनस 1 होगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की कंडीशन है, यानी हाईएस्ट पीक वैल्यू जो रहेगी, यहाँ पर जैसे 5 लिखा है मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो 5 की वैल्यू तो 5 रहेगी, 5 प्लस 0.5 लिखा है तब भी 5 रहेगा, और 5.5 माइनस 1 लिखा हुआ है, यानी कि 5 में से कुछ वैल्यू कम हो रही है, यानी कि 4.5 लिखा हुआ है, तो ये 4 पर चली जाएगी एक वैल्यू कम होकर के, ठीक है, यानी कि 5.5 माइनस 0.1 लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू कितनी चली जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी ये इसके इंटीजर्स की कंडीशन है। 5 में से कुछ वैल्यू कम होगी h, तो फिर ये 4 पर चली जाएगी, ठीक है। ये इनके फंक्शंस थे, तो इस तरह से इनको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मॉड फंक्शन, मैंने बता ही दिया। अब देखिए आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे x² प्लस 2x प्लस 1, ये कोई फंक्शन दिया हुआ था f(x) का, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, हमेशा ही डिफरेंशिएबल भी होते हैं, और डिफरेंशियल भी रहेंगे और कंटिन्यूस भी रहेंगे, यानी कि इनका ग्राफ अगर बढ़ता हुआ जा रहा है तो बढ़ता हुआ चला जाएगा, घटता हुआ है तो घटता हुआ चला जाएगा, यानी कि ये कंटिन्यूस होते हैं। यानी इनको हम किसी भी मेथड से हल करें तो ये सेम वैल्यू देते हैं और ये कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस से मतलब है कि इसकी LHL और RHL किसी भी कंडीशन पर मैं हल करूँगा तो ये कैसा रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा और डिफरेंशिएबल भी रहेगा, यानी कि मैं इसका डिफरेंशियल भी कर सकता हूँ। अब डिफरेंशियल पर बात है, मेरी बात यहाँ रखती है क्योंकि मैंने डिफरेंशियल तुम्हें सिखाया नहीं, ठीक है, डिफरेंशियल मैं 12th में सिखाऊंगा, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी। वैसे थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया, मॉड फंक्शन किस तरह से, सिग्नम फंक्शन किस तरह से थे। अब इसके बाद में एक्सरसाइज लेते हैं हम, इसका एक्सरसाइज है 2.3, यही चल रहा था हमारे टॉपिक तो देखिए अगर डेफिनेशन तो समझ में आना चाहिए कि यानी पहले फंक्शन का यानी डोमेन का रेंज में क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यानी कि उसकी इमेज होनी चाहिए। बस केवल इतना फंक्शन में आपको याद करना है केवल 11th के लिए, कि जैसे कि एक फंक्शन है ना, ए है और एक बी है, 1 2 3 4 ऐसे करके हो सकता है, ABCD, इसकी ये इमेज है, ये इमेज है और ये इमेज है और ये इमेज है, तो ये क्या है, फंक्शन रहेगा, ठीक है। f such that a tends to b is a function, ये फंक्शन होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब
क्योंकि यहाँ मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात करता हूँ। ऑर्डर्ड पेयर में जैसे मैंने ऑर्डर्ड पेयर बनाए थे तो ए की वैल्यू ली थी 1 2, अब ये ध्यान से समझिएगा, और बी की वैल्यू है 3 और 4, ठीक है। ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी में मैंने लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था 1 3 1 4 2 3 2 4, ये इसके ऑर्डर्ड पेयर थे, ठीक है ना, ये वैल्यू आई थी ऑर्डर्ड पेयर में। तो इस तरह से कंडीशन बनेगी। तो पहला नंबर इसका पहले ए का है, यानी कि एक्स कार्टेशियन में देखता हूं तो ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। एक्स इज ए डोमेन एंड वाई इज ए रेंज। एक्स क्या है, डोमेन है, और वाई क्या है, रेंज है इसकी, ठीक है। दैट क्लियर। एक्स क्या है, डोमेन है, वाई रेंज है इसकी, ठीक है ना। इस तरह से ये ऑर्डर पेयर में शो होते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चनों पर, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, इसने कहा है कि ये फंक्शन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द following relations are functions, ठीक है। गिव रीजन, देखिए रीजन गिव रीजन, देखिए बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं। इफ इट इज ए फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन है तब आप रीजन दीजिएगा। पहला पार्ट है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 and 1 17 and 1। देखो बेटा यहाँ पर समझो कि ये एक रिलेशन दे रखा है इसमें, ठीक है ना। ये इस तरह से रिलेशन दिखाया है और ये कह रहा है कि ये फंक्शन होगा क्या। तो देखिए फंक्शन में हमारी कंडीशन, अगर मैं मैपिंग के हिसाब से इसको ड्रॉ करता हूँ तो अलग आएगी कंडीशन, और वैसे लिखता हूँ तो अलग कंडीशन आएगी। देखिए पहला नंबर की इमेज क्या है, 1 है, 5th की 1 है, 8th की भी 1 है, 11th की भी 1 है, 14 की भी 1 है, और 17 की भी 1 ही है। यानी इन सब की इमेज क्या है, 1 है, यानी कांस्टेंट दिखा रहा है, 1 ही दिखा रहा है ना, ये कांस्टेंट कंडीशन दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला वाला x है, ये y है, ये x y इस तरह से, ठीक है। x का कोई फंक्शन दिया है कार्टेशियन में तो इस तरह से होंगे। ये डोमेन है, ये रेंज है, डोमेन रेंज डोमेन रेंज डोमेन रेंज डोमेन रेंज डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, अब यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर वाली है, तो यहाँ पर है सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज 1। ये इसके सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर थे ना, इनका क्या है, कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज 1, सो इट इज ए फंक्शन, ठीक है ना, समझ में आ गया। और या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये कंडीशन, इट मीन्स डोमेन हैव ए यूनिक इमेज, डोमेन है ये। अब थोड़ा साइंस की भाषा में आ जाइए,
डोमेन की एक यूनिक इमेज है, बनी पर बार बार चल रहा है यूनिक इमेज, सो इट इज ए ये तो फंक्शन बन गया। ठीक है, ये एक मेथड था हमारा ऑर्डर पेयर का हल करने का। ठीक है ना, समझ में आ गया? यहाँ तक तो ये सॉल्यूशन यहाँ पर है। अब देखिए दूसरा, अगर मैं इसकी मैप से ड्रॉ करता हूँ तो देखिए किस तरह से आता है। ये ए था जो मैंने डेफिनेशन लिखा इसी उसके अनुसार, ये बी है, यहाँ पर है 2 5 8 11 14 17 और यहाँ पर 1 है। इसकी तो इमेज है ना 2 की, बस केवल आपको यही देखना है 11th में केवल इतना ही है, आगे का चेक नहीं करना है। आगे बस केवल यही है कि ये बन कोई जा रहा, तो 2 की इमेज है, 5 की इमेज है, 8 की भी इमेज है, 11 की भी इमेज है, यानी यहाँ पर सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है, इसलिए इसको फंक्शन नाम दे दिया गया है। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये क्या कंडीशन बनी है कि हर एक डोमेन की इमेज है अंडर कंडीशन ऑफ एफ के दिखा रहा, किसी भी कंडीशन में रहा हो पर ये कांस्टेंट है, यानी कि ऐसा रहा होगा ये फंक्शन किस तरह से रहेगा, एफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी, यानी कि सी ले लिया, कांस्टेंट ही ले लीजिएगा। ठीक है, कांस्टेंट कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो कांस्टेंट इज ए 1, तो सी आल्सो इज 1 देन, या फिर इस तरह से भी लिखा जाता है एफ सच दैट एक्स एक्स टेंड्स टू सी, ये सेम मीनिंग है, ये इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से इसमें दिखाया है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर क्या था 1 था। ठीक है ना, 1 भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, तो ये यूनिक इमेज रहेगी। या तो ये मेथड अप्लाई करेंगे या ये मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, 12th में ये मेथड अप्लाई करते हैं, इसमें यही एक मेथड है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट था इसका 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 एंड 7। यहाँ पर देखते हैं तो कुछ न कुछ रिलेशन दिख ही आ रहा है कि यहाँ पर एक वैल्यू बढ़ी है, इसका हाफ होता गया है, यानी x का हाफ है, x इक्वल टू वाई बाई 2 है, यानी कि y इक्वल टू एक्स बाई 2 शो हो रहा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, फिर 4 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, यही तो रिलेशन दिखा रहा है इसमें। ठीक है ना, तो ये है। अब यहाँ पर इसकी देखिए यूनिक इमेज है, यहाँ पर 2 की 1 है, 4 की 2 है, 6 की, यानी कि अलग अलग है। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा डोमेन हैव ए यूनिक इमेज। ठीक है, सो इट इज ए फंक्शन। अगर मैंने ऑर्डर पेयर से नहीं किया तो मैंने इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, कैसा है ये फंक्शन है। अब इस तरह से यहाँ पर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज ऑफ सेकंड इन सेकंड एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में इसकी क्या है, पहले वाले की दूसरे वाले में इमेज यूनिक है। ठीक है, इमेज ही देख रहा हूं मैं यहाँ पर, केवल 1 की इमेज क्या है, 2 की इमेज क्या है 1 है, 4 की इमेज क्या है 2 है, 6 की इमेज 3 है, 8 की इमेज 4 है। ठीक है ना, ये इमेज ही देख रहे हैं तो ये फंक्शन है। ठीक है दोस्त, इसमें थर्ड पार्ट और देखें 1 3 1 5 2 5। ठीक है, इसमें देखिए 1 की एक इमेज 3 आ रही है और एक 1 की इमेज 5 आ रही है। ठीक है ना,
एक 1 की इमेज क्या आ रही है 3 और एक 1 की इमेज 5 आ रही है, यानी एक नंबर 2 इमेज दे रहा है, ठीक है ना। इसमें एक नंबर ने कितनी दी है, 1 नंबर ने दी है 2 इमेज, यानी कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। एक को एक ही यूनिक इमेज देनी चाहिए थी, एक ही देनी चाहिए थी, ओनली 1 इमेज, तो यहाँ पर 1 डोमेन 1 has 2 image, so it is not a function, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया, 1 ने 2 इमेज दे दी है, ठीक है। ऑर्डर पेयर में भी हम ऐसे ही एक नंबर को एक ही बार लिखते थे, उनका रिलेशन बनाते थे, तो 1, देखिए अगर मैं इसको लिखूं तो एक ही एलिमेंट तो 1 आएंगे, बी के एलिमेंट हैं 3 और 5, ठीक है, और 2 भी है इसमें 1 और 2, ए में 1 और 2 है, बी में। अब मैं इसका जब फंक्शन बनाता हूँ, ऑर्डर पेयर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर ये लिखना नहीं है, ठीक है। इसको तो देखिए 1 3 1 5 फिर 2 3 2 5, इसने ये वाला एलिमेंट लिया ही नहीं है, ये वाला एलिमेंट नहीं लिया है ना, और यहाँ पर 2 नंबर जो रह जाएगा ये अकेला रह जाएगा, खाली रह जाएगा, क्योंकि एक इमेज दिखाएगा एक इमेज नहीं दिखाएगा, यहाँ पर 2 इमेज दिखा रहा है इसमें, तो यहाँ पर ये इस कारण से ये कैसा है कि ये फंक्शन नहीं था, ठीक है। ये नहीं लिखना था। Question number 2, find the domain and range of the following real function। देखिए ये रियल फंक्शंस दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर है फर्स्ट पार्ट देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू माइनस के मॉड एक्स, ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू आर है, आर रिप्रेजेंट ए रियल नंबर, एफ एक्स इज ए, ये फंक्शन ही इसने रियल दिखा दिया है, ठीक है। अब रियल फंक्शन होगा तब क्या कंडीशन बनेगी इसमें कि x की वैल्यू या तो बड़ी रहेगी या फिर छोटी रहेगी, ठीक है ना। तो छोटी तो रहनी नहीं है, क्योंकि रियल फंक्शन में हम क्या करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, तो पहले हमें तो यही सोचना है। देखिए f की वैल्यू वाला ऑर्डर पेयर ले लिया है मैंने, तो ये x की वैल्यू माइनस के x शो कर रहा है, x बिलोंग्स टू r, यानी कि यहाँ पर लिखता हूँ सॉल्यूशन में एफ एक्स माइनस के एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। रियल फंक्शन है तो ये भी रियल में ही चली जाएगी, अब रियल में जाएगी तो ये वैल्यू क्या रहेगी, डोमेन। देखिए अब आप इसमें क्या से क्या किस वैल्यू पर रियल रख सकते हैं, अब रियल नंबर पर आ जाइए, माइनस के ऑल नंबर्स, नेगेटिव ऑल नंबर्स एंड पॉजिटिव ऑल नंबर्स, ठीक है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव ऑल नंबर्स मैंने शो किए हैं। तो देखिए x की वैल्यू इसमें क्या नहीं रख सकते ये सोचो पहले, तो x की वैल्यू मेरे हिसाब से तो सारी वैल्यू रखी जा सकती है,
एक्स की वैल्यू जीरो भी रख सकता हूँ, पॉजिटिव रियल नंबर भी ले सकता हूँ, नेगेटिव रियल नंबर भी ले सकता हूँ। जीरो दिखाऊंगा तो जीरो पर ये लागू हो जाएगी, तो रियल नंबर में जीरो भी काउंट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या डिफाइन कर रहा है वो देखना है मेरे को। तो एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी ले सकता हूँ। माइनस इन्फिनिटी लूंगा तो ये पुट एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी, देन एफ माइनस इन्फिनिटी शो किया तो मैंने ये माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है, और ये माइनस इन्फिनिटी ही हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ गया, यानी कि माइनस इन्फिनिटी आ रही है वैल्यू। अब एफ प्लस इन्फिनिटी ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के मॉड इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी और एक प्लस का इन्फिनिटी लिया तो मैंने ये दिखाया कि इसने ये इन्फिनिटी तक आ गया। अब नंबरों की बात कर लीजिएगा। नंबर यहाँ पर x की वैल्यू जीरो रख देता हूँ तो ये माइनस का जीरो तो होता नहीं, तो जीरो रह जाएगा। ठीक है, और कहाँ तक चला जा रहा है ये वैल्यू, माइनस की इन्फिनिटी से। ठीक है, ये फंक्शन की जो डोमेन की कंडीशन है, तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक था, डोमेन तो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस की इन्फिनिटी तक, यानी आप इनमें से कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, इनके बीच की भी रख सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस की इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी तो शो नहीं करता, तो ये वैल्यू रखी जा सकती है ना। तो देखिए ये वैल्यू बन के आ रही है। अब यहाँ पर इससे एक लेस देन कम रहती है, मैंने देखिए डायरेक्ट लिख दिया तो थोड़ा सा ये गलत भी लगता है मेरे को कि यहाँ पर इन्फिनिटी शो नहीं करता। कोई भी वैल्यू आप शो मत करिएगा, इसको ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है ना, तो ये वैल्यू डोमेन तो आपका ये हो जाएगा। अब रेंज की बात आती है, रेंज में क्या रहेगा, रेंज की इसी कंडीशन पर देखते हैं तो हमारा माइनस इन्फिनिटी पे रखता हूं तो फिर माइनस की इन्फिनिटी आया था, और कोई माइनस की रखता हूं तो ये वैल्यू माइनस की रहती है। ठीक है, माइनस की रखूं या प्लस की रखूं तो वैल्यू तो नेगेटिव ही आती है, और लास्ट वैल्यू क्या रहेगी इसकी, जीरो रहेगी, यानी माइनस की इन्फिनिटी से जीरो, इस तरह से ये काउंट होता है। ठीक है, जीरो भी तो वैल्यू आ रही है, तो ये रेंज रहेगी। बेटा ये समझ में आया है क्या? देखिए यहाँ पर इस फंक्शन पर देखिए डोमेन और रेंज तो इस तरह से आ रही है। पुट एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रख दिया तो ये माइनस इन्फिनिटी बाहर निकल के प्लस का इन्फिनिटी आएगा, तो माइनस का साइन शो करेगा तो माइनस का इन्फिनिटी रह जाएगा। ठीक है ना, और प्लस का इन्फिनिटी लेता हूँ तो ये बाहर इन्फिनिटी निकल के आएगा और फिर ये इन्फिनिटी रह जाएगा। अगर मैं इसमें वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर नंबर्स शो करिएगा, तो नंबर्स शो करते हैं तो हमारा क्या होता है, पुट x इक्वल टू मान लीजिए 999, इस तरह से मैंने लिया है माइनस में, ऐसे ही चलता रहा ये। ठीक है, तो x f -99 फिर बार लगा देता हूँ। ठीक है, ये बार बार ही चल रहा है तो ऐसे करके कर दिया। ठीक है, ये इक्वल टू माइनस की वैल्यू दिखा रहा है 9 बार, तो ये क्या है, इसका मतलब है कि इन्फिनिटी माइनस का रख रहा हूं तो ये माइनस का इन्फिनिटी शो कर रहा है, प्लस रख रहा हूं तो प्लस का इन्फिनिटी शो कर रहा है। ठीक है ना, तो अब वैल्यू कैसे कैसे आती है वो देखिएगा, जो मैंने लिख रखा है ना जीरो कैसे आएगा। तो देखिए एफ जीरो इक्वल टू माइनस मॉड में जीरो। ठीक है, तो ये माइनस का जीरो और माइनस का हो गया प्लस का जीरो, कहाँ तक शो कर गया ये, जीरो तक, जीरो भी काउंट हुआ है, तो रेंज तो रहेगी ये। ठीक है, आंसर केवल आपका ये आएगा, डोमेन तो रहेंगे माइनस की इन्फिनिटी से प्लस की इन्फिनिटी तक, और ये काउंट होगा, इसलिए ये ब्रैकेट लगा हुआ है इस तरह से, ध्यान रहे ये ब्रैकेट इस तरह से लगा हुआ है, इट मींस कि ये जीरो भी काउंटेबल है, यानी कि माइनस की इन्फिनिटी से और जीरो तक ये काउंट होना है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया क्या? ये तो डोमेन का था माइनस इन्फिनिटी पे माइनस की इन्फिनिटी मैंने लिख दिया, और यहाँ पर ये वैल्यू जब जीरो डाल रहा हूँ तो ये वैल्यू जीरो आ रही है, जीरो भी काउंट होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, एफ एक्स
टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x क्या शो कर रहा है, x क्या है, यहाँ पर एक फंक्शन है। ठीक है, अब रियल फंक्शन है, x बिलोंग्स टू r है। अगर x r को बिलोंग कर रहा है उस समय की कंडीशन में क्या बनता है कि हम इसको वैल्यू को, रियल फंक्शन था तो ये वैल्यू रूट वाली जो वैल्यू है ना, रूट वाले क्वेश्चनों में ये वैल्यू होती है, तो इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू डाल लेते हैं, यानी कि देन रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू इधर ले गए थे। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो माइनस की 3 आ जाएगी। अगर मैंने ऐसे लिख दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू -3 से तो x की वैल्यू बड़ी रहेगी और कहाँ तक होगी, 3 तक, 3 तक रहेगी। और ये इक्वल का साइन ये दिखा रहा है कि मुझे ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक है, ये तो x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो डोमेन इक्वल टू -3 x लेस देन और इक्वल टू 3, ये डोमेन हो जाएंगे। आप लिखना चाहो, अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्या इस तरह से लिखा जा सकता है, -3 से 3 तक, ये भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, अब रेंज, ये तो डोमेन के लिए मैंने हल कर दिया था, फॉर डोमेन में यहाँ पर डोमेन के लिए तो मैंने ये हल किया था। ठीक है, डोमेन के लिए हो गया। फॉर रेंज, रेंज के लिए क्या हल करूंगा, ये जो वैल्यू है ना इस फंक्शन में रखूंगा, फिर इस वैल्यू को देखूंगा, तो देखिए यहाँ पर इनके बीच के सारे नंबर्स हैं, तो ये रेंज निकाल देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू -3, तो f -3 इक्वल टू 9 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बीच के नंबर -3 और 3 के बीच में सारे नंबर होंगे, तो एक मैं 0 ले लेता हूँ। f0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, रूट में x की वैल्यू 0 रख लीजिए, तो 9, ठीक है, और इक्वल टू 3 शो कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, 0 पर कितना आ गया, 9 हो गया, वो 3 हो गया, और f प्लस 3 पर क्या वैल्यू आएगी, 9 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 0, यानी कि 0 आ गया। अब हमारे पास एक तो आंसर ये आया है, एक आंसर ये था, एक दूसरा ये, तीसरा ये, तो रेंज ठीक है ना, ये रेंज लिख जाएगी। समझ में आ गया, डोमेन ये हो गया, रेंज ये हो गई। या फिर आप मैंने जैसे इसमें लिखा था वैसे भी लिख सकते हो, तो क्या रहेगा, ये रहेगा 0 से 3 तक, ये रेंज रहेगी। ठीक है, दोनों ही आंसर सही होंगे, आप जो भी आपको सूटेबल लगता है वो लिख सकते हो। ओके, इतना ही है आज के वीडियो में।